विपक्ष ने पिछले कुछ सालों में कांग्रेस राजद जैसी पार्टियों ने पिछले कुछ सालों से झूठ बोलकर और लोगों को भ्रमित कर कर डराने की राजनीति की एक नई परंपरा शुरू की। जितने भी विषय सरकार के द्वारा उठाए गए या फैसले लिए गए या नीतिगत विषयों पे जब जब सरकार ने अपनी बातों को रखने का काम किया, ऐसे में विपक्ष ने जनता के बीच एक डर का, एक भय का माहौल तैयार करने का प्रयास किया और इस सोच का नेतृत्व कांग्रेस जैसे दल ने बखूबी तरीके से किया। शुरू से लेकर अभी तक अलग अलग समय पर लिए गए फैसले, भले वो एनआरसी की बात हो, सीए की बात हो या फिर एसआईआर जैसा विषय हो, तमाम इन विषयों को लेकर विपक्ष ने जनता को भ्रमित करने का काम किया। सीए जैसा कानून जो कि नागरिकता देने वाला कानून था, उसको नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर देश भर में एक आगजनी का माहौल खड़ा करने का काम किया, जबकि ये ऐसे देशों के अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने की सोच के साथ बनाया कानून था, जो अपने देशों में अल्पसंख्यक है और वहां पे बहुसंख्यक मुसलमान आबादी है। और इन्होंने क्या भ्रम फैलाया कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, मुसलमानों को यहाँ पे नागरिकता नहीं दी जाएगी, बल्कि उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। इस बात का माहौल देश भर में बनाया। आज आप देख लीजिए बांग्लादेश जैसे देशों में किस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है धर्म के आधार पर। इन तमाम परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इस विषय को लाया गया। एसआईआर जैसा विषय जो कि देश में कोई पहली बार नहीं, निरंतरता में इस प्रक्रिया का पालन किया गया है, जहां पे समय समय पर वोटर लिस्ट को रिव्यू किया जाता है। कारण कई होते हैं, कई बार कई सदस्यों का दुखद निधन हो जाता है, उनका नाम काटना जरूरी होता है। कई लोग दूसरे राज्यों में चले गए होते हैं, उनका नाम हटाना जरूरी होता है। कई फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं, उनका नाम जोड़ना जरूरी होता है। तो ये रिव्यू चलता रहता है समय समय पर, रेगुलर इंटरवल्स पे। अब एसआईआर को लेकर क्या वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। बिहार में कांग्रेस और उनके नेता राहुल जी ने 12-15 दिन तक एक ऐसा माहौल तैयार करने का प्रयास किया कि ना जाने अगर एसआईआर आ गया तो क्या हो जाएगा। और आप लोगों ने देखा कि हंगामा सड़क पे तो किया, पर जहां पे औपचारिक आपत्ति दर्ज करानी थी, किसी ने जाकर वहां पे कोई आपत्ति दर्ज नहीं करी। और ना ही भाई हम लोगों के भी तो बीएलए है हर एक जगह पे, हर बूथ पे। हम लोगों के बीएलए के माध्यम से भी कहीं हम लोग को कोई ऐसी शिकायत नहीं है कि ये गड़बड़ी हुई, वो गड़बड़ी हुई। और अगर इतने बड़े स्तर पे कोई गड़बड़ी होती तो भैया बिहारी है, खामोश थोड़ी बैठते, सड़क पर आते, अपने हक, अपने अधिकारों के लिए लड़ने का काम करते। पर पूरा चुनाव शांतिपूर्वक बीते, कहीं कोई ऐसी खबर सुनने को नहीं मिली। अब जहां जहां और चुनाव हो रहे वहां पे वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, जबकि बिहार की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से इनके इस विषय का जवाब देने का काम किया। अब एक और बड़ा फैसला जो मेरी सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच से लिया गया, ये फैसला मनरेगा को लेकर हम लोगों ने लंबे समय से देखा कि देश में इसको बनाकर भी, इसको आधार बनाकर भी राजनीति करने का प्रयास किया। मनरेगा को लेकर कांग्रेस ने बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे और एक ऐतिहासिक सोच वाला ऐतिहासिक फैसला बताकर हमारे देश के लोगों को मिट्टी खोदने के काम में लगाकर रखने का काम किया। और बीते सालों के साथ मनरेगा सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा बन के रहे। और हर वो व्यक्ति जो मनरेगा से जुड़ा हुआ है वो इन बातों से सहमत हो कि किस तरीके से मनरेगा में भ्रष्टाचार किया जाता है, किस तरीके से हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं, बिचौलिए पैसे ले जाते हैं, या सिर्फ हस्ताक्षर करके बिना कोई काम किए हुए पैसों की निकासी कर ली जाती है, सिर्फ और सिर्फ करप्शन।
साल दर साल बीतते गए, इस व्यवस्था का लाभ किसी परिवार को मिला हो, किसी गरीब मजदूर को मिला हो, ये अनुभव हम लोग को ना के बराबर हो। पर हाँ, जो लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने अपने बड़े घर, गाड़ियां, बंगले सब बनाने का काम किया। और आज जब इस भ्रष्टाचार के अड्डे के ऊपर केंद्र सरकार के द्वारा प्रहार किया गया है, तो मैं कांग्रेस की तकलीफ को भी भली भांति समझ पा रहा, क्योंकि ये उनकी सोच की भ्रष्टाचार की ये योजना थी, उनके द्वारा निर्माण की गई। अब इसमें जितने लूप होल्स थे, जब हम लोगों ने उसको टाइटन अप करने का काम किया, जब उन लूप होल्स को हम लोगों ने कसने का काम किया, तो आज इनकी दुखती रग पे हाथ पड़ा और ये इनकी तिलमिलाहट का कारण बने। इन्होंने जितने संशोधन भ्रष्टाचार में कर एक नई योजना के तौर पर केंद्र सरकार के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया, जी राम जी के नाम से गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका ग्रामीण को लेकर इस योजना को लाया गया। अब कांग्रेस को इस बात की तकलीफ है कि इन्होंने जो स्कीम भ्रष्टाचार के लिए तैयार की थी, उसको एक सशक्त स्वरूप केंद्र सरकार के द्वारा कैसे दिया जाए। तो इन्होंने 2-3 बिंदु इसमें से उठाने का काम किया। सबसे पहले तो भावनात्मक तरीके से राजनीति करने का काम किया कि इसमें से बापू का नाम हटा दिया गया, महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया। नाम क्यों बदला? प्रभु इतिहास गवाह रहा है, भारत में समय समय पर योजनाओं में सुधार किए गए हैं, योजनाओं में बदलाव किए गए हैं परिस्थिति के अनुसार, और कई बार संभवतः उस योजना से प्रेरणा लेते हुए एकदम नए स्वरूप में दूसरी योजनाओं का गठन किया गया और उसका नाम बदला गया है। ऐसा नहीं है कि उस योजना का कोई अपमान करने के लिए कांग्रेस वाले ही कितनी हम लोग की योजनाओं को गिनाते फिरते रहते हैं कि भैया स्वच्छ भारत क्या है, हम भी तो निर्मल ये करते थे, वो करते थे, उसी का ही एक स्वरूप है ये। तो जब आपको वो बातें समझ में आती थी, तो आज इस बात पे राजनीति करने का क्या आधार बनता है? क्या बापू का नाम हटा? कौन बापू के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की सोच भी सकता? और आपको एतराज किस नाम से हो रहा है? इसके क्या कई कारण हैं। राम से आपको एतराज रहा है, इस बात का प्रमाण देने की किसी को जरूरत नहीं। कांग्रेस की सोच राम, सनातन, इन सब को लेकर क्या रही है, ये किसी से छुपा नहीं। राम मंदिर का निर्माण, उसमें इनका बहिष्कार, ये तमाम चीजें दिखाता कि कांग्रेस को इस नाम से एतराज रहा है। पर कैसे बोले इस बात से हमको एतराज है, इस नाम से हमको एतराज है, तो उसका आधार क्या बनाएंगे कि भाई बापू का नाम आपने बदल दिया। बापू के सबसे प्रिय नामों में से एक राम जी का नाम था। जब उनका स्वर्गवास हुआ तो आखिरी क्षणों में उनकी जुबान में हे राम नहीं था। और मैं नाम की राजनीति में नहीं उलझना चाहता। आप इसके मेरिट्स पर चर्चा कीजिए ना। जी राम जी के मेरिट्स में मुझे बताइए कि भाई हमने कहां कमी छोड़ी है, उसमें हम लोग चर्चा करने को तैयार। 100 दिन से ज्यादा 125 दिन की गारंटी हम लोग दे रहे हैं, 25% इजाफा इसमें किया गया। इस मेरिट पे हमसे टकराइए, बोली कि भैया क्यों आपने कर दिया, 25 दिन ज्यादा की गारंटी आप क्यों दे रहे? इस पे चर्चा कीजिए, हम लोग चर्चा करने को तैयार। इन्होंने एक और भ्रम क्या फैलाने का काम किया कि आप लोगों ने स्टेट के ऊपर भार डाल दिया है, स्टेट के ऊपर अब ज्यादा दबाव पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक तौर पे पहले के समीकरण के बनस्पत अब 60-40 का रेशो आ गया, तो अब स्टेट के ऊपर भार पड़ेगा। किसको चिंता हो रही है इस बात की? विपक्ष को। कितने राज्यों में सरकार है भैया आपकी? स्टेट पे भार पड़ने की चिंता किसी को होनी चाहिए तो हम लोग को होनी चाहिए ना। जहां पे भाजपा की सरकारें हैं या एनडीए की सरकारें हैं, हम लोगों को चिंता होनी चाहिए। कितनी जगह पे आपकी राज्य में आपकी सरकारें कि आपको चिंता हो रही है कि स्टेट के ऊपर भार पड़ रहा है। और वैसे तो हर चीज में संघीय ढांचे को ये याद कराइए, जब केंद्र से लाभ लेना होगा तो उसमें संघीय ढांचा ये बोलते नहीं करते। और जब संघीय ढांचे के आधार पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की सोच के साथ स्कीम का निर्माण किया जाता है,
तो उसमें इनको एतराज हो जाता है कि भैया स्टेट के ऊपर बोझ पड़ रहा है। ये बोझ पड़ने की बात नहीं है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। और ये एक बहुत बड़ा कारण रहा मनरेगा के विफल होने का। क्यों? क्योंकि स्टेट ने कभी उस ओनरशिप को समझा ही नहीं। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी भारत के फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट्स होते, और ऐसे में स्टेट को कभी उस ओनरशिप का एहसास ही नहीं हुआ मनरेगा में। कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ना के बराबर उनका योगदान होता तो उनको कभी फर्क ही नहीं पड़ा। पर आज जब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की जाएगी, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत अब ये जिम्मेदारी जब बांटी जाएगी, तो राज्यों की भी उतनी ही जिम्मेदारी होगी, और राज्य भी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो लोग काम कर रहे हैं सही में वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि राज्य का भी योगदान अब उसमें जा रहा है। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि भारत के संघीय ढांचे को, फेडरल स्ट्रक्चर को और सशक्त करने की सोच के साथ ये जो बदलाव किए गए हैं उसका यकीन लाभ मिलेगा। प्रैक्टिकल तौर पर भी देखिए, इससे पहले से मिट्टी खोदने के काम में लगाया जाता था, आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स अंडरटेक किए जाएंगे, रूरल एरिया के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इसके तहत दिए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का, व्यवस्था का निर्माण इसके माध्यम से किया जाएगा। सही मायनों में इस योजना का लाभ न सिर्फ उन गरीब मजदूरों को मिले, बल्कि उनके माध्यम से हमारे क्षेत्र, हमारे राज्य को भी मिले। ये बदलाव हम लोगों ने इस योजना में किए। मैं पुनः कहता हूं कि भैया मेरिट्स पे डिस्कस कीजिए ना, और हम लोग करने को तैयार है। आप कीजिए, और बेहतर सुझाव आएंगे उसको भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, क्यों नहीं करेंगे। पर ये सिर्फ भ्रम फैलाते रहना, देश भर में आप प्रदर्शन कर रहे हैं जी राम जी को लेकर, जी राम जी को लेकर। मुझे बताइए क्या गलत हो रहा है इसमें, और अभी तक क्या सही हो रहा था कि आपको उसमें एतराज नहीं था। हर चीज में आपको सुधार चाहिए, बट अगर कहीं पे सही में सुधार किया जाता है तो आपको एतराज होने लगता है। हकीकत में ये कांग्रेस की भ्रष्टाचार के ऊपर केंद्र सरकार, मेरे प्रधानमंत्री जी का सीधा प्रहार है, और इस बात की तिलमिलाहट है। ये लोग जितना आज अलग अलग क्षेत्रों में जाके प्रदर्शन कर रहे हैं जिला मुख्यालयों पर, ये वही प्रदर्शन है जो इन्होंने कभी सीए को लेकर, कभी एसआर को लेकर किया था। क्या हुआ भैया? देश को आप कुछ दिनों के लिए आप जड़ी में झोंकते हैं, देश को भ्रमित करने का आप काम करते हैं, और उसके बाद वही बात ठंडे बस्ते में चली जाती है। अगर आपके पास कोई सुझाव है, मैं पुनः कहता हूं, मेरिट पे डिस्कस कीजिए, हम लोग तैयार। आप बता सकते हैं क्या भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करना गलत सोच है? क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट एंड सेंटर की शेयर करना गलत सोच है? और उसमें स्टेट में तो इनकी चिंता में बार बार कहता हूं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बचे कुचे भी जो राज्य है, इसके बाद हम लोग बंगाल में भी हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, जो इनके बचे कुछ राज्य भी हैं, और इस बार डाउन साउथ की आप देखिए एनडीए की सरकार बनेगी, तमिलनाडु जैसे राज्यों में वहां पे भी हम लोग की सरकार बनेगी।